महिलाओं और बच्चों में शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान और सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की वृद्धि करने के लिए बच्चियों में यहाँ विभिन्न तरीके बताए जा रहे हैं और हम यहाँ से सीख के जाएंगे, विद्यालयों में उसका प्रयोग करेंगे ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से और सम्मान की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, तो अब इन बातों के लिए आप पहले महत्व समझिए, महिलाओं का महत्व कितना है। किसी कहीं लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऋग्वेद में है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बात कही थी कि महिलाओं को सम्मान दिए बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती। आप जानते हैं हमारी आबादी में 50% लगभग महिलाएं हैं। अगर 50% महिलाएं शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से वंचित हो जाएं तो आधी आबादी तो वंचित हो गई। आधी को आप विकसित राष्ट्र बना के क्या करेंगे? विकास होगा? नहीं होगा। महिलाएं गाड़ी की 2 पहिया हैं, बराबर चलेंगी तो सीधे चलेंगी। अब अगर एक पहिया कम चलेगी, एक बेसी चलेगी तो सीधे नहीं चलेगा, फिर वो सर्किल में चलेंगे, कहीं दूरी नहीं तय हो पाएगी। तो धुरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना नहीं, ये तो बराबरी की बात हुई। बराबरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो कई गुना आगे की बात कर रहा हूं। किसी ने कहा था कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित करेंगे तो 2 परिवार शिक्षित होता है। 2 लोग नहीं, 2 परिवार शिक्षित होता है। मायका भी शिक्षित होगा और घर भी शिक्षित होगा, तो 2 परिवार शिक्षित होता है। गोस्वामी जी ने भी ये बात कही थी कि पुत्र पवित्र किए कुल दोऊ, पुत्र पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगत का सबको। जानकी जी के बारे में कहा गया था कि पुत्र पवित्र किए कुल दोऊ, माने जानकी जी ने दोनों कुल को पवित्र किया, जनकपुर के कुल को भी पवित्र किया और अयोध्या के कुल को भी पवित्र किया। तो ये बात सब महिलाओं में, बच्चियों में हमें जागृत करानी है, उनको इस सब चीजों से अवगत कराना है। तो एक चीज ये बताइए, आखिर हम कैसे उनको मजबूती दे देंगे? मेन काम है कि बच्चियों को, महिलाओं को मजबूती प्रदान करना। मजबूती में 4-5 स्तंभ है जिसको हम देखेंगे। पहला क्या है? पहले तो यह है कि वो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाए। 4-5 चीजों पर हम चर्चा करेंगे: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक और आध्यात्मिक। और एटीट्यूड उनका सही हो जाए, इमोशनली सही हो जाए। 4-5 चीजों पर छोटी छोटी चर्चा करेंगे। शारीरिक रूप से कैसे मजबूत होंगी बच्चियां? पहले जो भी अभिभावक आएंगे उनको हम हमेशा समझाते रहेंगे कि बच्चियों के साथ कोई भेदभाव नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप जितना ध्यान बच्चों पर देंगे उतना ही ध्यान बच्चियों पर देंगे। चाहे उनके भोजन की हो, चाहे उनके सुख सुविधा का ख्याल हो, बराबर करेंगे, कोई भी अंतर नहीं। एक बात। अब भोजन और एक्सरसाइज 2 ही है, स्वस्थ रहने का 2 ही फंडा है। भोजन, अच्छा संतुलित आहार मिल जाए और आप संतुलित एक्सरसाइज कर लें, स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चियों को हमें सिखाना है कि शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएं, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएं। और ये एक बात हो गई। उसके लिए भोजन अच्छा और प्लस एक्सरसाइज करती रहें। दूसरा ये है, मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी तो मुझे लगता है कि मानसिक मजबूती है। 1-2 बार हम चर्चा करते हैं लोगों से कि हम शरीर है कि मन है। हम शरीर है कि मन है? हम शरीर भी हैं और मन भी हैं, लेकिन शरीर की तुलना में कई गुना ज्यादा मन है। ठीक है, तो मानसिक मजबूती इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके आगे सब गौण है। अब एक सिंपल सा उदाहरण देखिए कि मानसिक मजबूती कितना काम करती है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आराम से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी अगर यही एक आतंकवादी आ जाए, प्रवेश कर जाए, सबको कह दे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्या आप लोगों में इतनी क्षमता रहेगी कि खड़े हो जाएं? अच्छा, अगर 2 ही मिनट बाद वो कहते कि 2 मिनट में जो ये हाल छोड़ के भाग जाएगा हम उसको नहीं मारेंगे, पहले वो कहा स्टैंड अप, आपके पास वो क्षमता नहीं है खड़े होने की, क्योंकि बस स्टैंड अप करके खाली
रिवॉल्वर चलाएगा, यही सोचेंगे। आपके पास वो क्षमता नहीं है खड़ी होने की। लेकिन अगर वो अगले सेकंड ये कह दे कि 5 मिनट के अंदर जो ये हाल छोड़ देगा, हम उसको नहीं मारेंगे, तब क्या होगा? इतना तेज भागेंगे कि यहीं रोड दरवाजे पर गिरेंगे लोग, मतलब तेजी से भाग जाएंगे, सबके अंदर वो जान आ जाएगा, भागने भर का जान आ जाएगा, जहां खड़े होने की ताकत नहीं थी। ये ताकत कहां से आ गई? मन से आ गई। सारा खेल मन से होता है। तो बच्चियों को हमें मानसिक रूप से मजबूत करना है, मानसिक रूप से मजबूत करना है। और ये वैसे नहीं होंगे, रोज कुछ न कुछ कहानी बता के, रोज कुछ न कुछ समाज मतलब बता करके, समझा के, बुझा के विचार परिवर्तन कराना है। एक और छोटी सी कहानी विचार परिवर्तन के लिए करते हैं। एक महर्षि थे, एक रास्ते से जा रहे थे। एक विशाल हाथी जो है एक पतले खूंटे से और पतली रस्सी से बंधा था। ऋषि ने पूछा, उसके मालिक को बुलाया, कहा कि भाई ये हाथी किसकी है? वो आया, कहा यार हाथी इतना विशाल जानवर, वो चाहे तो अभी कई लोगों को खत्म कर सकता है और मतलब स्वतंत्र हो सकता है, ये आखिर ये पतला खूंटा और पतली रस्सी से बंधा क्यों है? उसको भी पता होगा कि पराधीन सपन सुख नहीं, बंधन में रहना सुख मतलब सुख नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं है, तो स्वतंत्र क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या बात है कि ये पतले खूंटा और पतली रस्सी से बंधा है और तोड़ नहीं पा रहा है? तो उन्होंने उसकी केस हिस्ट्री निकाली। अच्छा ये हाथी आपके यहाँ से कब से है? कहा कि हाथी की माँ भी हमारे यहाँ थी। हाँ, तो पहले जब ये बच्चा था तो बहुत, कहे जब शुरू से ऐसा रह रहा है, कहे नहीं शुरू से नहीं रह रहा है, जब ये बच्चा था तो बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो शुरू में थोड़ा मजबूत रस्सी बांधी गई थी, मजबूत खूंटा बार लगाया गया था, तो वो कई बार बहुत बार तोड़ने का प्रयास किया, अनेकों बार, लेकिन असफल हुआ। और अब इसको समझ में आ गया कि अब तो ये टूट ही नहीं सकता। और जब ये समझ में आ गया कि अब टूट ही नहीं सकता, तो प्रयास ही करना बंद कर दिया है। मतलब उसका इतना मानसिक रूप से वो हाथी इतना वो हो गया कि अब तो हमें टूटना नहीं है। तो हमारी जो बच्चियां हैं, हाँ, इतनी कहानियां, इतना साहित्य, सब कुछ मतलब बच्चियों को इतना वो कमजोर कर दिया है, हाँ, मानसिक रूप से। लोग कहते हैं कि औरतों की 3 बार मृत्यु होती है। लोग कहते हैं कि औरतों की 3 बार मृत्यु होती है। दुनिया की मृत्यु तो 1 बार होती है, औरतों की 3 बार होती है। आखिर 3 बार कब कब होती है? अगर किसी के घर जब लड़की पैदा हो जाती है, तो अगर किसी से पूछे क्या हुआ है भाई, बस पहले सर नीचे करेंगे, मुंह बनाएंगे, कहें लड़की पैदा हुई है। तो पहली बार तो वहीं डेथ हो गई। क्या आपने प्रसन्नता का भाव नहीं है? सेकंड, विदाई के समय, विदाई के बाद का दृश्य देख लीजिए, लगभग मैच करता है कि कोई किसी की डेथ हुई है घर में। और तीसरा तो आम रूप में सबकी मृत्यु है। तो इस भावना को खत्म करना है, इस बात को हमें मुस्तैदी के साथ खत्म करना है। और ये तभी खत्म हो पाएगा जब बच्चियों को पूरा समझाना है, मानसिक रूप से मजबूत करना है और उनके अभिभावकों को पीटीएम में बताना है। तो शारीरिक मजबूती, मानसिक मजबूती, और तीसरा शैक्षिक रूप से इन्हें बहुत मजबूत करना है। जब तक शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो है ये समझ नहीं पाएंगे। कोई चीज समझने के लिए शैक्षिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। और आप लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छे से उनको पढ़ाइए, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाइए, अच्छे से समझ जाए, ताकि शैक्षणिक रूप से पढ़ लिख लें। और इसके बाद चौथा, स्वावलंबन। जब तक स्वावलंबन नहीं आएगा, तब तक जो है वो उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। जो भी महिलाएं कहीं देखिए अगर जॉब कर रही हैं, हाँ, किसी के हाथ मतलब आगे अगर उनको पैसे के लिए मांगना नहीं है, हाथ नहीं फैलाना है, तो वो कम से कम अपना सम्मान से स्वावलंबित हैं, अपना काम कर ले रही हैं। तो बच्चियों को हमें मोटिवेट करना है, उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है और शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत बना के स्वावलंबन की तरफ ले जाना है। उनको बताना है कि आपको स्वावलंबन की तरफ जाना है और एकदम स्वावलंबन उनको जरूर टेकअप करना है। तो ये चीज हो गया। और दूसरा ये कह रहे थे कि स्वावलंबन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो पाएंगी। तो उनको आप मोटिवेट करेंगे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक इन दृष्टि से मजबूत होंगे। सब कुछ होने के बाद भी अगर जो है आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत नहीं होंगे और एटीट्यूड सही नहीं होगा, तो परेशान रहेंगे।
आध्यात्मिक दृष्टि में खाली हम इतना कहेंगे कि कनेक्ट यू विथ योर क्रिएटर, कनेक्ट यू विथ योर क्रिएटर बाय प्रेयर। अध्यात्म का हम केवल इतना कहना है कि कनेक्ट यू विथ क्रिएटर बाय प्रेयर, प्रार्थना के माध्यम से अपने सृजनकर्ता के साथ संबंध स्थापित करना। तो थोड़ा बहुत बच्चियों को बताते रहेंगे, उससे एक मनोबल आएगा, बच्चियों में प्रार्थना से एक कॉन्फिडेंस आएगा, मनोबल आएगा कि ईश्वर है, देखेगा। बहुत सारी समस्या केवल लोग भगवान के ऊपर छोड़ के रात को सो लेते हैं, कहते हैं चलिए भगवान है, देखा जाएगा। अब भगवान क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इतना कह के कम से कम अच्छी नींद आ गई, अगर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे नींद आ गई, वही बात सब मिल गया कि भगवान सब कुछ कर लिया। नींद नहीं आई, रात भर परेशान रहेंगे तो सुबह कुछ कर ही नहीं पाएंगे, डाइजेशन गड़बड़ होगा और सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो भगवान यही करता है, जो आपका टेंशन है वो ले लिया, आपको रात को नींद आ गई, डाइजेशन सही हो गया, दिन में आप सही से काम कर लिए, तो दैट इज यही है प्रेयर। तो 2 चीज पर और हम चर्चा करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड पर। बच्चियों की एटीट्यूड हमें बहुत अच्छा रखना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड में जैसे क्या होता है ना, सेम परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। सिचुएशन सेम है, कुछ लोग टूट जाएंगे और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और सेम परिस्थिति में ही कुछ लोग बहुत अच्छे आनंद का अनुभव करेंगे और कुछ लोग उसी में खिन्न रहेंगे। एक छोटी सी कहानी और देख लीजिए। एक महात्मा थे, महात्मा के पास बहुत सारे शिष्य थे। उनमें एक शिष्य ऐसा था जिसके पास एक अच्छी सी गाय थी। शिष्य आया महात्मा के पास, कहा गुरुजी, हम आपके यहाँ आश्रम में जब आते हैं तो देखते हैं चाय के लिए आपको कहीं न कहीं से दूध का बंदोबस्त करना पड़ता है, झूठा कहीं से मंगाते हैं। हमारे पास एक अच्छी सी गाय है, कहिए तो हम यहीं लेते आए, आश्रम में रहेगी और हम लोग आते हैं, चारा पानी यही हो जाया करेगा, कम से कम शाम को चाय के लिए दूध की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। महाराज अनमनस्क ढंग से कहा कि ठीक है, आपको उसकी जरूरत नहीं है गाय की? कहा नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा ठीक है तब लेते आओ। गाय अगले दिन आश्रम में आ गई। आश्रम के लोग शाम और सुबह चाय आराम से शुद्ध दूध की पीने लगे, आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन जहां से गाय आई थी उस शिष्य के घर जो है औरत में और आदमी में बोलचाल बंद हो गई। औरत ने कहा आप बहुत महात्मा बने हैं, ये बच्चे दूध के बगैर परेशान हो रहे हैं और आप महात्मा बने, जाइए आप भी महात्मा के यहाँ खाइए पीजिए और रहिए। वो आदमी 2-3 दिन एडजस्टमेंट करने के प्रयास में रहा, बात बनी नहीं। 1 सप्ताह बाद वो शिष्य जो है गुरुजी के पास आया, कहा गुरुजी हम होम मिनिस्ट्री से बिना परमिशन के गाय आपके यहाँ ला दिए थे और बहुत दिक्कत हो गई, हमारे बच्चे थोड़ा दूध की वजह से परेशान हो रहे हैं। परेशान तो कम हो रहे हैं लेकिन मैडम को बहुत दिक्कत हो गई है। तो अगर इजाजत होती तो गाय हम लेके चले जाते तो अच्छा रहता। गुरुजी ने जो बात कही वो बहुत मतलब ध्यान देने वाली योग्य है और लेके जाने वाली है। उन्होंने कहा कि जब से गाय आई है, कहा कि आप कल मत ले जाइए, आज ही गाय लेके जाइए। गाय जब से आई है तब से हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया है। उस तरह से हम 100-200 रुपया दे देते थे, दूध आ जाता था, कुछ नहीं करना होता था। अब जब से गाय आई है तब से टाइम मैनेजमेंट, मतलब सुबह इसके लिए चारा निकालने का बंदोबस्त, शाम को दूध निकालने का बंदोबस्त, सब कुछ हमें को करना हो रहा है, ध्यान साधना गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए इसको आज ही लेके जाइए। अब देखिए आदमी क्या करता है, सामान्य आदमी जब गाय आई तो कहेगा कि अरे अब तो गाय आ गई, नहीं तो हम चौराहे पर बैठते थे, इधर उधर बैठते थे, मौज मस्ती करते थे, अब तो गाय आ गई, सारा कुछ टाइम तो हमारा इसी में चला जाएगा, सब पूरा झंझट हो जाएगा, अब तो हमारा टाइम गया, हम तो बच गए, इस तरह से सोचेगा। और जब गाय चली जाएगी तो कहेगा अरे बाप रे, इतनी बढ़िया गाय थी, इतना अच्छा दूध दे रही थी और सब कुछ चल रहा था, अब तो चली गई। मतलब दोनों बार परेशान रहेगा वो, गाय आई तो भी परेशान, गाय गई तो भी परेशान। और महात्मा जी का देखिए, गाय जब आई तो भी खुश, चलिए गाय आ गई, कोई बात नहीं, अब दूध जो है के लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। और गाय जब चली गई तो भी खुश कि चलिए झंझट गई,
तो कहने का मतलब यह है कि नजरिया बदलना है। अगर नजरिया बदल दिए, सोच बदल दिए, तो जो परिस्थिति है उसी में आनंद लेंगे। किसी ने कहा था कि किसी ने कहा था कि आधी लाइन मिस हो रही, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है आपके लिए। अच्छी सोच रखना है, हाँ। तो आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ये आपके लिए भी है, और बच्चियों में तो विशेष रूप से जागृत करना है इन सब चीजों को। तो मेरे कहने का आशय था कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाए, विचार परिवर्तन अच्छे से हो जाए, और इन सब की वजह से बच्चियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, स्वावलंबन आ जाएगा। इसके बावजूद भी दो चीज होता है, एक होता है बीमारी के पहले का इलाज, और दूसरा होता है बीमारी के बाद का इलाज। बीमारी, अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है वो बीमारी के पहले का इलाज किया है कि बीमारी आए ही ना। हमने इस बिंदु पर बात किया है कि बीमारी आए ही ना। अब हम कुछ इस बिंदु पर बात करेंगे कि बहुत सावधानी के बाद अगर बीमारी आ जाती है तो क्या करेंगे। जैसे एक तो होता है कि चोर दरवाजा में अंदर घुसे ही ना, दरवाजा बंद कर दो भाई। लेकिन अगर चोर अंदर आ गया तब दरवाजा बंद करने से तो फायदा नहीं होगा, तब उसको बाहर करके ही दरवाजा बंद करना है। तो उसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम संचालित किए हैं। अभी मीना मंच के माध्यम से जो ट्रेनिंग हो रही है वो बीमारी के पहले का इलाज है। बीमारी के बाद का इलाज समझिए, हेल्पलाइन नंबर 5 तो याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है। इतना इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है। आप इतना हेल्पलाइन जानते हैं, आप बताइए। आप नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार कौन कौन हेल्पलाइन कर रही है, आप बताइए। अरे कुछ बताइए भाई। 1090 हो गया, और 1098 बच्चों वाला है, और नहीं सभी लोग बताइए, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। 181, एक मिनट, हाँ मुकेश भाई, अभी 5 मिनट बात करा, 10 मिनट बाद। हाँ चलिए, तो फिर से मेरी बात समझिए, और एक आध लोग बताइए ताकि जानते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत काम का है। 1090 हो गया, 1098 बताई, और एक आध लोग बताए 181। अब फिर से सुन लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 हेल्पलाइन याद करिए, 5 हेल्पलाइन महिलाओं बच्चियों को बताइए, एकदम लिख लें, और एकदम मतलब उनके हमेशा जबान पर याद रहे। 5 हेल्पलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उसको देखिए। पहले तो सामान्यतः 112 नंबर है। कभी भी कोई दिक्कत होती है आप 112 112 पर डायल करेंगे, 15 मिनट के अंदर आपको सुरक्षा मुहैया होगी। ये सरकार का वादा है, सरकार कर भी रही है, ठीक है। दूसरा नंबर है कि 1090, ये यूपी की स्पेशल हेल्पलाइन है। महिलाओं में कोई भी परेशानी हो रही है, किसी प्रकार की कहीं कोई असुविधा हो रही है, तो आप 1090 पर डायल करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और तत्काल उसका निराकरण मिलेगा आपको, सरकार आपकी हेल्प करेगी। एक हेल्पलाइन है 181, ये भी महिलाओं के लिए ही हेल्पलाइन है। और उसमें क्या होता है कि कोई कानूनी अड़चन है, कोई कानूनी सलाह आपको लेना है, महिलाओं को कोई परेशान कर रहा है किसी वजह से, तो 181 पर आप बात करेंगे। 2 और हेल्पलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। 108 महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवा, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, प्रसूति का कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है, तो 108 पर डायल करेंगे। एक और 102 है एम्बुलेंस, ये भी है। तो ये 5 नंबर उन बच्चियों को बताइए, रटी रहें कि कब अपने घर भी बताएं, खुद बताएं, और आप लोग भी जानती रहिए। 5 नंबर फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। 1090, 112, 108, 181 और 102। ये 102 प्रसूति के लिए है, और 108 कोई भी दुर्घटना घटती है उसके लिए। हाँ, ये बात याद रखिए कि 108 जो है कोई भी दुर्घटना महिलाओं के साथ किसी के साथ घटती है तो आप 108 पर फोन करेंगे, तुरंत एम्बुलेंस जाएगी। जैसे आपको बुखार भी हो गया, एम्बुलेंस करेंगे तो आपको रात में 12-1-2 बजे, हमने एक बार किया था, हम अकेले थे, बुखार ही आया था लेकिन कोई था नहीं सपोर्ट के लिए, तो एम्बुलेंस को हमने किया, वो आ गई तुरंत रात में, तुरंत आएगी। और 102 है
वो प्रसूति के लिए है 102। तो ये 5 नंबर आप बच्चियों को बताएंगे कि सरकार आपके साथ है। उनसे कहिए कि सरकार आपके साथ है, आपको पहले तो अपने को सुरक्षित रखना है, स्वावलंबन के लिए काम करना है, अच्छे से शिक्षित होना है। हाँ, इसके बावजूद भी अगर कोई इमरजेंसी फंसती है तो सरकार आपके साथ है। तो इन बातों को मैं चाहूंगा कि ये केवल यही विचार तक न रह जाए, ये आगे विद्यालय में जाए, उसका सदुपयोग हो, बच्चों तक ये बात पहुंचे और बच्चों के साथ उनके गार्जियन तक ये बात पहुंचे। क्योंकि गार्जियन को समझाना है, महिलाओं को समझाना है कि बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कतई न करें, लिंग भेद कतई न करें। ठीक है, तो हमारी ये दोनों मैडम, जया त्रिपाठी और पूजा मैडम, और ये ममता मैडम, और आप लोगों के साथ अच्छे से ये प्रशिक्षण चल रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसका आनंद लीजिए कल भी, और अगर टाइम हमें रहा तो कल भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। सर